प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एचटेट 2019 के एग्जाम सॉल्यूशन की। जैसा कि पीछे एचटेट 2019 का एग्जाम हुआ था, टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल और पीआरटी लेवल, तीनों लेवलों की हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से साइकोलॉजी मनोविज्ञान के क्वेश्चन एचटेट 2019 में आए थे, तो उसका सॉल्यूशन लेकर के क्लास फर्स्ट आपके सामने आज हाजिर है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय या सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाता। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए शैक्षिक और सह शैक्षिक दो क्या चीजें हैं। तो देखिए, यदि मैं चर्चा करता हूं, एक है शैक्षणिक और दूसरा होता है सह शैक्षणिक। सह शैक्षणिक दोनों की हमने डिटेल से चर्चा की थी। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पे हमने, जब हमने थ्योरी की थी, टॉपिक किए थे, वहां समावेशी शिक्षा के अंदर और मूल्यांकन के अंदर, दोनों टॉपिक के अंदर शैक्षणिक व सह शैक्षणिक पर चर्चा की थी। देखिए क्या चर्चा थी। शैक्षणिक क्या होता है? शैक्षणिक में आएगा शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित, और सह शैक्षणिक में आएगा कक्षा के अलावा अन्य गतिविधि, अन्य गतिविधि जैसे कि खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम बात कर रहे हैं शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, जो एक कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा है वह शैक्षणिक पाठ के अंदर आएगा, और खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो सह शैक्षणिक में आएंगे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गतिविधि या क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय या सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाता। इसका मतलब तीन तो क्या दिए मिलेंगे आपको? सह शैक्षिक दिए मिलेंगे, और एक वो कह रहा है कौन सा सह शैक्षिक नहीं होगा। तो सबसे पहला है सामाजिक कौशल, दूसरा है अभिवृत्ति एवं मूल्य, तीसरा सृजनात्मक कौशल, चौथा है पाठ्यचर्या विषय। तो आप समझ गए होंगे, जो पाठ्यचर्या विषय है ये आपकी क्या है? शैक्षणिक पक्ष से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? शैक्षणिक पक्ष से लिया गया है, जबकि बाकी तीनों क्या हैं? बाकी तीनों आपके सह शैक्षिक पक्ष हैं। और वही क्वेश्चन में पूछा कौन सा सह शैक्षिक पक्ष नहीं है, तो ऑप्शन डी सह शैक्षिक नहीं बल्कि पाठ्यचर्या या विषय, सिलेबस, ये चीजें आपकी किसके अंदर आ गई? शैक्षणिक पक्ष में आ गई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि दिए हुए ए, बी व सी ऑप्शन आपके सह शैक्षणिक पक्ष से संबंधित हैं, जबकि डी ऑप्शन सह शैक्षणिक से संबंधित नहीं, यह शैक्षणिक पक्ष से संबंधित है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एचटेट 2019 में पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम का यह कारक संबंधित है। देखिएगा, मैंने बार बार सिलेबस के अंदर, जब हमने थ्योरी की, सिलेबस किया था, बार बार हमने चर्चा की कि जो विद्यालय का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? बच्चे के लिए प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। कैसा वातावरण होना चाहिए? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक कहूं या मुक्त वातावरण, मुक्त या खुला वातावरण, यानी कि ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का बंधन ना लगाया जाए। स्कूल में चार ऑप्शन जैसे आपको देखने को मिलते हैं कि बच्चे को कैसे वातावरण में रखना चाहिए, कि बच्चे को शांत रखना चाहिए, कक्षा में बच्चे को कह देगा कि मौन रखना चाहिए या शांत रखना चाहिए,
बच्चे को कठोर अनुशासन में रखना चाहिए, एक ऑप्शन बच्चे को प्रजातांत्रिक माहौल में रखना चाहिए। तो राइट आंसर होगा जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसा दिखता है कि प्रजातांत्रिक माहौल, क्योंकि ये एक प्रकार की बाल केंद्रित विधि भी है। प्रजातांत्रिक विधि एक प्रकार की बाल केंद्रित विधि भी है। पूछ ले प्रजातांत्रिक इनमें से कौन सी बाल केंद्रित विधि है और ऑप्शन में प्रजातांत्रिक पड़ी है, तो हम कहेंगे प्रजातांत्रिक विधि एक प्रकार की बाल केंद्रित विधि। बाल केंद्रित का मैंने जिक्र किया, सिलेबस में भी काफी बार जिक्र हुआ है। बाल केंद्रित हम किसे कहेंगे? बच्चे की आयु, रुचि, योग्यता आदि के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। जिसमें बच्चा खुद सक्रिय होकर के चीजों को सीखता है वह बाल केंद्रित शिक्षा होती है, और जिसमें बच्चा निष्क्रिय हो और अध्यापक सक्रिय हो वह अध्यापक केंद्रित या प्रभुत्ववादी शिक्षा कहलाती है। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक है। विधि विज्ञान से संबंधित बिल्कुल गलत है, कार्यकारी पक्ष बिल्कुल गलत है, सामाजिक पक्ष ठीक है, मनोवैज्ञानिक पक्ष ये भी ठीक है। यहां दिए गए विकल्पों में से ए और सी ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि जो प्रजातांत्रिक जितनी भी बाल केंद्रित विधियां होती हैं वो सभी मनोवैज्ञानिक होती हैं। जितनी भी बाल केंद्रित विधियां होती हैं वो सभी मनोवैज्ञानिक होती हैं, और ऐसे में उस प्रजातांत्रिक छोड़ने के कारण यानी बच्चा सामाजिकता की चीजें अधिक सीखता है, उसका सोशल पक्ष, उसका सामाजिक पक्ष अधिक विकसित होता है। तो दिए गए विकल्पों में से बी व डी दोनों बिल्कुल सही हैं, और बोर्ड द्वारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माना गया है। दिए गए विकल्पों में बी व डी दोनों ही स्टिक हैं, क्योंकि मैंने बताया प्रजातांत्रिक माहौल एक प्रकार से साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि बच्चे को प्रजातांत्रिक छोड़ना चाहिए, यानी मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। उसके अलावा हम इसको सामाजिक पक्ष में भी काउंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसने मानसिक आयु शब्द के से सबसे पहले परिचित कराया? मानसिक आयु शब्द का जिक्र हुआ है। बुद्धि के टॉपिक में हमने डिटेल से चर्चा की थी। जो भी सिलेबस हमने करवाया है, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से, सिलेबस से बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। जिन्होंने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है, थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है, तो वो थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी को एक बार रीड करें, अच्छे से कंप्लीट थ्योरी को ध्यान से सभी टॉपिक को कवर करें। उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरी से ही क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। एग्जाम भले ही आप टीचिंग लाइन से जुड़ा कोई भी एग्जाम दें, वो रीट दें, एचटेट दें, सीटेट दें, एमपीटेट दें, कोई भी एग्जाम आप दें, वो सारा उसको कवर करने वाली थ्योरी मैंने आपको करवाई है। तो क्वेश्चन है मानसिक आयु शब्द का। तो बुद्धि के टॉपिक में हमने डिटेल से चर्चा की थी, महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने बात की थी अल्फ्रेड बिने। किसकी बात की थी हमने? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। बुद्धि परीक्षण कब तैयार किया था? हमने चर्चा की थी। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में तैयार किया था। 1905 में पूरे विश्व में बुद्धि के ऊपर परीक्षण हुआ, पहला बुद्धि परीक्षण था। और इस बुद्धि परीक्षण का जो नाम रखा गया था वो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया था। इस परीक्षण का नाम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण इसका नाम रखा गया था। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है, इस परीक्षण के अंदर मानसिक आयु शब्द का जिक्र नहीं किया था। हमने टॉपिक में हम जिक्र कर चुके हैं, ये सारी बातें हम टॉपिक में देख चुके हैं। अल्फ्रेड बिने विश्व के सामने पहला बुद्धि परीक्षण लेके आए, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट लेके आए। उस इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम रखा गया था बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। और कब आया? सन 1905 में। और यह कैसा परीक्षण था? व्यक्तिगत परीक्षण था। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। 1905 में विश्व के सामने कैसा परीक्षण आया है? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जिक्र हुआ है। अब आते हैं इसमें संशोधन क्या था। इस बुद्धि परीक्षण में क्या किया गया था? संशोधन। और इसमें संशोधन कब किया गया था? 1908 में। और जब 1908 में संशोधन किया, उसी समय मानसिक आयु शब्द जोड़ा गया था। उसी समय अल्फ्रेड बिने के द्वारा मानसिक आयु शब्द को जोड़ा गया था।
तो जब 1905 में बुद्धि परीक्षण लाया गया तो इसमें मानसिक आयु शब्द का जिक्र नहीं हुआ। 3 साल बाद 1908 में मानसिक आयु शब्द को अल्फ्रेड बिने ने जोड़ा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कई बार यह भी पूछ लिया जाता है, जैसे अब तो पूछा मानसिक आयु शब्द का किसने जिक्र किया, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने ने। हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो हम कहेंगे 1908। किसने किया, हम कहेंगे अल्फ्रेड बिने। तो ये ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस एस्टेट 2019 में पूछा हुआ है। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले मानसिक आयु, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक आयु की बजाय अगली बार पूछ ले मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग। तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, बियर्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बियर्स के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। यहां संवेगात्मक बुद्धि को देखते ही आपको एक बात ध्यान आनी चाहिए, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि के टॉपिक में ही हमने संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की थी। संवेगात्मक बुद्धि में सबसे इंपॉर्टेंट नाम डेनियल गोलमैन का था, डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन को ही संवेगात्मक बुद्धि का जनक में माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, बुद्धि लब्धि महत्वपूर्ण क्यों। तो इन्होंने बुद्धि लब्धि से संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ये इनकी पुस्तक है। डेनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का जनक माना जाता है और इनकी पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। तो पूछा जा सकता है, अब तो सिंपल क्वेश्चन दिया है, हो सकता है अगली बार कह दे संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है, तो डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड इनमें से कौन सी पुस्तक है, तो ये डेनियल गोलमैन की पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। तो इन्होंने बुद्धि लब्धि से भी महत्वपूर्ण किसको बताया, संवेगात्मक बुद्धि को बताया। आइए संवेगात्मक बुद्धि का हमने डिटेल से चर्चा की थी कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, तो बुद्धि के टॉपिक में जरूर देखें। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानना, भावनाओं से जुड़ी हुई बुद्धि है संवेगात्मक बुद्धि। और पूछा है कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन नहीं वाले बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी कई बार क्या गलती करते हैं, खाली संवेगात्मक बुद्धि शब्द को देख करके और विद्यार्थी पीछे नहीं न पढ़ के सिर्फ संवेगात्मक बुद्धि का आंसर दे देते हैं। कोई भी 4 में से एक ऑप्शन दिख जाए गलत कर बैठोगे। वो ये कहना चाह रहा है कि 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तो संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हैं, एक ऐसा विकल्प है जो संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड नहीं है, उसको चुनिए, क्योंकि नहीं पूछा है। तो आइए देखते हैं संवेगात्मक बुद्धि, उद्यमी सामर्थ्यता, दूसरा है आत्म अभिप्रेरणा, प्रानुभूति, संबंधों को संचालित करना। साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है ऑप्शन बी आत्म अभिप्रेरणा। आत्म अभिप्रेरणा से जुड़ा है, सौ से जुड़ा है, तो भावनाओं से जुड़ा हो गया, संवेगों से जुड़ा हो गया, तो ये तो संवेगात्मक बुद्धि का पार्ट हुआ। प्रानुभूति, अनुभूतियां भी किससे जुड़ी हैं, संवेगों से जुड़ी हैं। संबंध, रिलेशन किससे जुड़े हैं, इमोशन से जुड़े हैं, संवेगात्मक से। तो संबंधों को संचालित करना, यह भी अपने आप विकल्प बच गया, उद्यमी सामर्थ्यता। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी, सी व डी विकल्प संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े थे, जबकि ए ऑप्शन संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, कई बार इसका हम सिलेबस के अंदर भी जिक्र कर चुके हैं। देखिएगा ये परिभाषा आपको याद रखनी है, जर्सिल्ड द्वारा दी गई परिभाषा है। ये ज्यों की त्यों परिभाषा कई बार आ जाती है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं
मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो राइट आंसर ये परिभाषा जरसील्ड द्वारा दी गई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन स्किनर द्वारा दिया गया था। इस कथन की भी चर्चा हम कर चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो यह कथन किसके द्वारा बताया गया? स्किनर के द्वारा। तो यह परिभाषा आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दिया गया है? व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। एडजस्टमेंट, समायोजन के टॉपिक में हमने चर्चा की थी समायोजन की विधियों के ऊपर, और समायोजन की हमने विधियां देखी थी। समायोजन हमने 4 प्रकार से देखा था। जो समायोजन था, समायोजन को हम 4 प्रकार से समझ चुके हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हमने समझा था? एक होते हैं प्रत्यक्ष उपाय, एक क्या होते हैं? प्रत्यक्ष उपाय या विधि कहें, प्रत्यक्ष उपाय या विधि। दूसरा हमने देखा था अप्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय या विधि। तीसरा हमने देखा था सतिपूरक उपाय, सतिपूरक उपाय या कहो विधि। और चौथे की यदि मैं बात करता हूं आक्रामक उपाय, आक्रामक उपाय या विधि। अब देखिएगा ये चारों पे हम चर्चा कर चुके हैं। फिर आगे हमने प्रत्यक्ष की अनेकों विधियां देखी थी, अप्रत्यक्ष की विधियां देखी थी, इस प्रकार से चर्चा की। वही वो पूछने वाला है कि व्यक्तित्व समायोजन की कौन सी प्रत्यक्ष विधि है। इसका मतलब हो सकता है प्रत्यक्ष विधि पूछिए तो एक ऑप्शन क्या पता प्रत्यक्ष विधि का पड़ा हो, 3 ऑप्शन अप्रत्यक्ष या सतिपूरक या आक्रामक से दिए गए हों। तो आइए देखते हैं। शोधन, जो शोधन है यह अप्रत्यक्ष का पार्ट है। हमने डिटेल से चर्चा की थी, इन पॉइंटों के अंदर डिटेल से जान चुके हैं सिलेबस के अंदर। शोधन अप्रत्यक्ष विधियों में से है। यदि मैं बात करता हूं प्रक्षेपण, यह भी आपका अप्रत्यक्ष विधियों में से उठाया गया है। यदि मैं बात करूं प्रतिगमन, प्रतीप नहीं प्रतिगमन या प्रत्यागमन, ये अलग अलग चीजें हैं। प्रतिगमन और प्रत्यागमन ये भी अप्रत्यक्ष विधियों से उठाई हुई विधि है। तो अब देखिए 3 विधियां अप्रत्यक्ष विधि से दी गई थी और प्रत्यक्ष पूछी थी बाधा निराकरण या बाधा को दूर करना। ये आपकी कौन सी विधि में शामिल थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, प्रत्यक्ष विधियों में से ये उठाई गई थी। हो सकता है अगली बार ऐसा दे दे कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है और ये तीनों ऑप्शन देके डी में ऑल ऑफ द अबव लिख दे। तो ये तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शन अप्रत्यक्ष विधि से संबंधित हैं, जबकि विकल्प डी बाधा निराकरण कहे या बाधा को दूर करना प्रत्यक्ष विधि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पक्षपात से बचाओ। देखिएगा हमने टॉपिक देखा था पूर्वाग्रह का टॉपिक। पूर्वाग्रह कहें या किसी चीज का पक्षपात करना, किसी एक चीज का पक्ष लेना, दूसरी चीज का पक्ष ना लेना, पूर्वाग्रह कहलाता है। एक चीज कोई हो सकता है एक धर्म का पक्ष लें और दूसरे धर्म का पक्ष न लें, तो वहां क्या है? पूर्वाग्रह कहलाता है। तो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए निम्न में से कौन सी एक अच्छा आकलन योजना है या आकलन की विधि है? तो आइए देखते हैं क्या क्या विकल्प हमारे सामने हैं। विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, विभिन्न विधियों का उपयोग करें विद्यार्थियों के आकलन के लिए। अगला दिया गया है एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मानकीकृत परीक्षण मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आनुवंशिकता के कारण मान लिया तो वो तो पूर्वाग्रह हो गया, उससे बचाव करना है। आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग से बचना, तो ये इससे संबंधित नहीं है। बचा कौन सा? विकल्प ए जो बिल्कुल ठीक दिया गया था कि विभिन्न विधियों का उपयोग करके विद्यार्थियों के आकलन के लिए इसका उपयोग करना। तो उससे क्या होगा? सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पक्षपात से
बचा जाएगा। और पक्षपात से बचना हमने टॉपिक में देखा था कि शिक्षक को भी पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही बच्चों को पूर्वाग्रह का शिकार करना चाहिए, बल्कि एक शिक्षक को पूर्वाग्रह का ज्ञान होना चाहिए और उसे कक्षा में इस प्रकार लागू करना चाहिए, कक्षा में उससे बचना चाहिए ताकि वो सामने से और बच्चों को भी पूर्वाग्रह से बचा पाए। तो पूर्वाग्रह के बचाव के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष का बालक, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 1000 शब्द 3 वर्ष का बालक सीख लेता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये हम पहले ही टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं, विलियम वुंट के द्वारा। पहले ही टॉपिक में हमने चर्चा की थी, विलियम वुंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के, विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिपजिंग शहर, जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय के लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में विश्व की लिपजिंग विश्वविद्यालय, लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हमने पहले ही टॉपिक में इन पॉइंटों पे चर्चा की थी। विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिपजिंग शहर, यानी कोई आपसे पूछे पहली विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां स्थापित की, तो आंसर होगा जर्मनी में। किसके द्वारा स्थापित की गई? आंसर होगा विलियम वुंट के द्वारा। और जर्मनी ऑप्शन में ना मिले 4 शहरों के नाम, दिल्ली, कलकत्ता, लिपजिंग, लंदन, तो आंसर होगा लिपजिंग शहर। हो सकता है ना शहर के नाम मिले, विश्वविद्यालय दे दे, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित की गई, लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की गई, या लंदन विश्वविद्यालय, कोई और विश्वविद्यालय, तो आंसर होगा लिपजिंग शहर में ही विश्वविद्यालय पड़ता है, लिपजिंग विश्वविद्यालय। और सन पूछ ले, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने कब स्थापित की? आंसर होगा 1879। और हो सकता है विश्वविद्यालय पूछ के ऑप्शन में लिपजिंग विश्वविद्यालय पढ़ा ही ना हो और 4 ऑप्शन पड़े हों और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दे देगा। कई बच्चे लिपजिंग विश्वविद्यालय तो याद कर लेते हैं लेकिन नन ऑफ दीज लगाते हैं, लेकिन ABC में से किसी एक ऑप्शन में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय पढ़ा मिलता है। तो वर्तमान में इसका नामकरण चेंज कर दिया है, इसका नाम बदल दिया है लिपजिंग विश्वविद्यालय, जिसे हम पहले कहते थे, वर्तमान में उसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तथ्य हैं इस बात से संबंधित। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? दिए गए विकल्पों में से डी विकल्प विलियम वुंट के द्वारा की गई। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, यानी मूड कहे, मनोदशा कहे, दूसरों की भावना भी कह दे,
दूसरों की मूड, मनोदशा, भावना कहे, स्वभाव कहे, अभिप्रेरणा, इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है। देखिएगा, हमने बुद्धि के टॉपिक में गार्डनर के ऊपर डिटेल से चर्चा की थी। बुद्धि के टॉपिक में हमने गार्डनर की डिटेल से चर्चा की थी। हार्वर्ड गार्डनर, किसकी पूरा नाम यदि मैं बात करूं तो हार्वर्ड गार्डनर है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्हीं के सिद्धांत को प्रतिभा का सिद्धांत भी कहते हैं और उसी में डिटेल से इन्होंने बुद्धि के बारे में बताया था। और दूसरों की भावना को जानना इनके अनुसार क्या कहलाता है? अंतर व्यक्तिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर व्यक्तिक बुद्धि कहलाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और हो सकता है अगली बार ऐसा आ जाए स्वयं की भावनाओं को जानना, हो सकता है अगली बार ऐसा आ जाए स्वयं की भावनाओं को जानना। यहां तो दिया गया है दूसरे की भावनाओं को जानना, तो मैंने डिटेल से बुद्धि के टॉपिक में बताया था दूसरों की भावना जानना, दूसरों की भावना को जानना, भावना को जानना क्या कहलाता है आपका? अंतर व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और यदि यहां आ जाता स्वयं की भावना को जानना, स्वयं की भावना को जानना, तो स्वयं की भावना को जानना इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतराव्यक्तिक। क्या आंसर हो जाएगा? फिर आंसर हो जाएगा अंतराव्यक्तिक बुद्धि, इंट्रा इंटेलिजेंस। तो याद रखिएगा हार्वर्ड गार्डनर और दिए गए बाकी ऑप्शन। यदि कोई भाषा का ज्ञाता है, जैसे कि कवि है, लेखक है, कवि लेखक आदि, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि में आएंगे? तो राइट आंसर होगा भाषिक बुद्धि में। दैहिक गति बोधक बुद्धि की बात करें या इसे ही शारीरिक गतिक बुद्धि कहा था, इसे ही हार्वर्ड गार्डनर ने शारीरिक गतिक बुद्धि का नाम दिया था। इसमें कौन आ जाएंगे? इसमें आपके नृतज्ञ, या मैं कहूं डांसर, नृतज्ञ, डांसर, इसी में आपके तैराक, तैराक आदि, ये सब किस में आएंगे? ये आपके दैहिक गति बोध में आएंगे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। और यदि मैं बात करूं, देखिएगा अंतर व्यक्तिक बुद्धि की यदि मैं बात करता हूं तो अंतर व्यक्तिक बुद्धि में कौन आ जाएंगे? दूसरों की भावना जानने वाले। और अंतरा व्यक्तिक के अंदर कौन से आ जाएंगे? आपके स्वयं की भावना जानने वाले। और दूसरों की भावना, दूसरों के मूड, दूसरों के अभिप्रेरणा, दूसरों के इरादे आदि समझना हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा विकल्प? ऑप्शन सी, विकल्प सी सही रहेगा, अंतर व्यक्तिक बुद्धि। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो विशिष्ट बालकों में हमने सृजनशील बालक को जाना था और सृजनशील बालक को जब किया था तो वहां उसकी विशेषता देखी थी। सृजनशील बालकों की विशेषता में सिलेबस के अंदर इनकी चर्चा कर चुके हैं। सृजनशील बालक में देखिएगा हमने डिटेल से चर्चा की थी। जो सृजनशील बालक होता है उस बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है? उस बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। वह बालक में धारा प्रवाहिता का गुण पाया जाता है, धारा प्रवाह का गुण पाया जाता है। उस बालक में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। उस बालक में लचीलापन का गुण पाया जाता है, लचीलापन का गुण पाया जाता है। उस बालक में मौलिकता का गुण भी पाया जाता है, मौलिकता का गुण। उस बालक में केंद्रीय विमुखता का गुण पाया जाता है, केंद्रीय विमुखता का गुण भी पाया जाता है। सृजनशील बालक में केंद्रीय अभिमुखता का गुण भी पाया जाता है। इस प्रकार से अनेकों गुणों की चर्चा हमने डिटेल से विशिष्ट बालकों में, सृजनशील बालकों में की थी। अनेकों गुण उसमें पाए जाते हैं और वही पूछा है सृजनात्मकता का कौन सा तत्व नहीं है। तो तीन तो उन विशेषताओं या गुणों में से मिलेंगे और एक बाहर से दे देगा। तो धारा प्रवाह बिल्कुल सही है, धारा प्रवाह का गुण तो पाया जाता है। लचीलापन का गुण भी उस बालक में पाया जाता है। मौलिकता का गुण भी पाया जाता है। तो
दिया गए 4 विकल्पों में से विकल्प डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा था। तो समृद्धि का गुण, समृद्धि हर किसी में समृद्धि पाई जाती है, लेकिन सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता का मतलब होता है नई खोज करना, समृद्धि का मतलब तो एक भंडारण होता है, एक भंडार ग्रह होता है। तो इसीलिए ये कोई नई खोज से संबंधित नहीं है, ये एक भंडार ग्रह है, मेमोरी से संबंधित है। तो दिए गए 3 विकल्प एक नई खोज, नए निर्माण से संबंधित है, तो इसलिए इसका नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो बुद्धि परीक्षण, हमने बुद्धि के टॉपिक में डिटेल से इसकी चर्चा की थी, बुद्धि परीक्षण की। बुद्धि परीक्षण हमने देखा था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी होता है, और व्यक्तिगत भी 2 भागों में, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और ऐसे ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी हमने 2 भागों में देखा था, क्या, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो वही उसने पूछा कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। ध्यान से उसके शब्दों को देखना, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत डाल रखे हैं और हम नहीं वाले क्वेश्चनों में गलती कर बैठते हैं। इसका मतलब जानिए वो क्या जानना चाह रहा है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, इसका मतलब हो सकता है वो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पूछना चाहता हो कि कौन सा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा, क्योंकि उसने कहा कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो आइए जानते हैं आर्मी बीटा परीक्षण। जो आर्मी बीटा परीक्षण है यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण देखेगा। ये दोनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण के पार्ट हैं, और दोनों में से यदि मैं बात करूं आर्मी बीटा और आर्मी अल्फा, इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया, आंसर तो इन्हीं 2 में से एक है। क्यों दोनों में से एक है? क्योंकि है तो दोनों सामूहिक के पार्ट, लेकिन दोनों अशाब्दिक नहीं है। दोनों क्या नहीं है? अशाब्दिक नहीं है। यदि मैं आर्मी बीटा की बात करता हूं तो आर्मी बीटा आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यदि मैं आर्मी अल्फा की बात करता हूं, यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा होता है? ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें शब्दों का, अक्षरों का, वाक्यों का आदि का खेल हो, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को मैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी बोल सकता हूं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से पुकारा जा सकता है। तो आर्मी अल्फा परीक्षण में तो पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया जाता है, और आर्मी बीटा परीक्षण में अनपढ़ लोगों को, छोटे बच्चों को, आदि को शामिल किया जाता है। उसी प्रकार शिकागो परीक्षण आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शिकागो परीक्षण भी आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। रेनवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यह भी आपका क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो आंसर कौन सा हुआ? विकल्प बी, क्योंकि वो पूछना चाह रहा था कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प अशाब्दिक से रिलेटेड थे, जबकि एक आपका शाब्दिक से रिलेटेड था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संवेगों के बारे में सही कथन जानना चाहा है तो देखिए बात करते हैं संवेगों की प्रकृति के बारे में। पहला विकल्प दिया गया है, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है कि जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, उनकी अभिव्यक्ति को हम लर्निंग के द्वारा चेंज कर सकते हैं, अधिगम के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि सही छांटना है। संवेग जीव की स्थायी नहीं, बल्कि संवेग क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। संवेग क्या होते हैं? अगली बार हो सकता है यही बात पूछ ले, संवेग के बारे में सही छांटिए, 3 गलत दे देगा। 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, संवेग स्थायी होते हैं, संवेग अस्थायी होते हैं। तो सही छांटना है, तो ये सही है, ये गलत है। संवेग स्थायी नहीं, बल्कि संवेग अस्थायी होते हैं। प्राणी में संवेगों की जो अवस्था है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। इमोशंस टेम्परेरी हैं। संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बाह्य उद्दीपकों के द्वारा संवेग जागृत हो सकते हैं।
संवेगों की निश्चित भावाव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ के लिए होती है, तो ये बात भी गलत है। राइट सबसे स्टिक आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए बिल्कुल स्टिक आंसर है। तो दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अहम केंद्रितता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? जीन पियाजे में भी हमने आपके सिलेबस के अंदर, थ्योरी के अंदर डिटेल से जीन पियाजे की हमने चर्चा की थी। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदात्मक गामक अवस्था, या इसे ही संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जाना जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज, इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो काल है वो जन्म से 2 वर्ष, इसका जो काल है जन्म से 2 वर्ष। जीन पियाजे ने इसे जन्म से 2 वर्ष तक बताया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम परी ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। परी ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो कार्यकाल है 2 से 7 वर्ष तक विद्यमान रहता है। और मूर्त संक्रियात्मक का कार्यकाल 7 से 11 वर्ष तक विद्यमान रहता है। और 11 से 15 या प्रौढ़ा तक औपचारिक संक्रियात्मक, इसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से, और इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। संवेदी पेशी अवस्था की यदि मैं बात करता हूं, इसमें बच्चा संवेदनाओं के द्वारा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को अनेक चीजों का अभाव होता है, जैसे कि बालक के अंदर पूर्व संक्रियात्मक में अतार्किक चिंतन पाया जाता है, और इसी में बालक में अहम केंद्रितता का गुण भी पाया जाता है। अहम केंद्रितता का गुण ऑप्शन बी यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। कई बार ऐसा आ जाए कि अहम केंद्रितता का गुण जीन पियाजे के अनुसार पाया जाता है शैशवा, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा, तो क्या करेंगे? जब ऑप्शन शैशवा, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा मिल जाए फिर क्या करेंगे? आंसर होगा बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था मैंने बताई 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और बाल्यावस्था का काल 2 से 12 वर्ष तक चलता है। देखिएगा, यदि मैं बात करूं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 2 से 11 या 12 वर्ष तक चलती है। 2 से 12, और मैं कह सकता हूं जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता का गुण, आत्म केंद्रितता कहें या ईगोसेंट्रिक के अनुसार आत्म केंद्रितता, या मैं इसे ईगो सेंट्रिज्म भी बोल सकता हूं। आत्म केंद्रितता, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता का गुण पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्याकाल, बाल्याकाल कहूं, या इसे मैं क्या बोल सकता हूं? परी ऑपरेशनल स्टेज, या इसे मैं परी चाइल्डहुड, परी चाइल्डहुड स्टेज, तो इसका गुण पाया जाता है, परी चाइल्डहुड में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, हम किताबों से 4 अवस्थाएं रट के चले जाएं और क्वेश्चन आ जाए ईगोसेंट्रिज्म में अहम केंद्रितता का गुण जीन पियाजे के अनुसार पाया जाएगा, और ऑप्शन में हम खुश हो जाएं, लेकिन ऑप्शन देख के उदास हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में उसकी अवस्था ही ना दे, ऑप्शन में डाल दे शैशवा, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा, तो आंसर होगा बाल्या, क्योंकि रटना नहीं है। विकास के टॉपिक में हमने अवस्थाओं को भी शैशवा, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा ध्यान से देखा था, और हमने अलग से जीन पियाजे भी देखा था, तो चीजों को रिलेट कर सकते हैं।
कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो बाल्यकाल है वो 2 से 12 तक माना गया है और इसकी स्टेज 2 से 7, तो इसको मैं बोलूंगा इसको शैशवावस्था। ये शैशवावस्था की जो बातें हैं वो जीन पियाजे ने समूहिकात्मक में रख दी, और जो भी 2 से 7 है प्रारंभिक बाल्या, और ये प्रारंभिक या पूर्व बाल्यकाल भी बोल सकता हूं, इसको मैं उत्तर बाल्यकाल नाम दे सकता हूं। इसको मैं उत्तर बाल्या 7 से 11 और 11 से 15, इसको मैं प्रारंभिक किशोरावस्था का नाम दे सकता हूं या पूरी किशोरावस्था का नाम भी दे सकता हूं, क्योंकि ये 11 से 15 प्रौढ़ा तक चलती है। और हमने अहम केंद्रितता का सिद्धांत भी देखा था। अहम केंद्रितता का सिद्धांत एल्किंड द्वारा दिया गया था, और एल्किंड ने जो जीन पियाजे ने अहम केंद्रितता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मानी, एल्किंड द्वारा यही अहम केंद्रितता किस में मानी गई, एल्किंड द्वारा अहम केंद्रितता औपचारिक संक्रियात्मक में मानी गई थी, 11 से 15 साल के बालकों में मानी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चनों को रिलेट भी कर सकता है कई बार कि जो जीन पियाजे ने अहम केंद्रितता का गुण बताया, एल्किंड द्वारा वही जीन पियाजे की किस अवस्था में शामिल होगा। अवस्था जीन पियाजे की दे दी, क्वेश्चन एल्किंड का दे दिया कि एल्किंड ने अहम केंद्रितता का गुण इनमें से किस में बताया, ऑप्शन इसके। तो एल्किंड द्वारा प्रारंभिक किशोरा में बताया था, 11 से 15 में बताया गया था, या 12 से 15 या 16 में बताया था। वो एज किसके समान है, औपचारिक संक्रियात्मक के समान। इस प्रकार चीजों को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब हम थ्योरी में डिटेल से चर्चा भी कर चुके हैं। और अहम केंद्रितता का गुण जीन पियाजे ने क्या माना, ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रितता का गुण जीन पियाजे ने विस्तृत रूप से बताया। इन्होंने कहा कि बच्चा जो सोचता है, बच्चा सोचता है कि जो मेरी सोच है वही पूरी दुनिया की सोच है। अहम केंद्रितता क्या बताया, अहम केंद्रितता या ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म क्या बताया, बच्चा सोचता है कि जो मेरी सोच है, जो मेरी सोच है वही पूरी दुनिया की सोच है, वही पूरी दुनिया की सोच है, दुनिया की सोच है। इन सब बातों पे थ्योरी में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। किस प्रकार उदाहरण से भी हमने समझा था, जैसे एक बच्चे के पास किसी का, उसकी मौसी का, उसके मामा का फोन आया और उसकी माँ के पास आया था, वो कहीं कि बेटे से बात करो। यदि वो बच्चा इस एज में, जीन पियाजे कहते हैं वो 3 साल का बच्चा मान लीजिए, और कान को उसने फोन लगाया और बात कर रहा है, मौसी पूछ रही है बेटा पानी पिया, और वैसे कर देता है, बेटा पानी पिया, फिर वो ऐसे कर देता है, बेटा खाना खाया, फिर वो ऐसे कर देता। वो सोचता है जो मेरी सोच है वही पूरी दुनिया की सोच है, जो मैं सोचता हूं वही पूरी दुनिया भी सोचती है। वो सोचता है मैं ऐसे इशारा कर रहा हूं तो मौसी उसे देख रही है। तो वो सब क्या है, वो सब पूर्व संक्रियात्मक में जीन पियाजे ने अहम केंद्रितता, ईगोसेंट्रिज्म का गुण माना। उम्मीद करता हूं आगे से कोई कंसेप्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से ठीक कर लेंगे। थ्योरी में और ज्यादा डिटेल से हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है। देखिए उत्तर बाल्यावस्था जैसे अभी समझा था, जो बाल्यावस्था है, देखिएगा यदि मैं बात करता हूं शैशवा, बाल्या और किशोरा, शैशवा, बाल्या और किशोरा की मैं बात करता हूं। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक मानी जाती, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। किशोरा 12 से 18 या 20 वर्ष तक मानी जाती है। अब इसको यदि मैं बात करूं, बाल्यावस्था को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। शैशवा को तो 2 भागों में नहीं तोड़ सकते, जन्म से 2 ही वर्ष है। बाल्या को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। एक को बोलेंगे पूर्व बाल्याकाल यानी इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस स्टेज की हमने ये तीनों के विकास के टॉपिक में, डेवलपमेंट के टॉपिक में डिटेल से चर्चा कर रखी है। जिन्होंने थ्योरी नहीं देख रखी तो वो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। थ्योरी को समझिएगा, थ्योरी से कंसेप्ट को उठाइए, कंसेप्ट अपने दिमाग में होगा तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन हम साइकोलॉजी का छोड़ने वाले नहीं हैं, हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो ये डिटेल से वहां चर्चा की थी। बाल्याकाल 2 भागों में तोड़ सकते हैं, पूर्व बाल्या और मैं कहूंगा उत्तर बाल्या। पूर्व बाल्या में 2 से 6, इसको 6 या 7 भी कह सकते हो, 2 से 5 भी बोल सकते हो। इसको 5 या 6 से 11 या 12 वर्ष तक बोला जा सकता है। 2 से 6 या 7 और 5 या 6 भी कह सकते हो, उसको भी 2 से 5 कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। 1-2 साल आगे पीछे उसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। और ये 5 या 6 से 11 या 12 वर्ष तक चलेगी। वही किशोरा का हाल है, प्रारंभिक किशोरा
प्रारंभिक किशोरा या पूर्व किशोरा बोलो, एक ही बात है। उसे भी मैं प्रारंभिक बाल्यकाल या पूर्व बाल्य, एक ही बात है। तो 12 से 15 या 16, और इसे उत्तर किशोरा, एडोलसेंस की बात है, परी एडोल और पोस्ट एडोलसेंस। तो देखिएगा उत्तर किशोरा, इसको मैं कह दूंगा 15 या 16 से 18 या 20 साल तक। तो इस प्रकार से बांटी जाती। उत्तर बाल्यकाल पूछा है तो 2 से 6, तो मैंने क्या बताया, 2 से 6 तो पूर्व बाल्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूर्व बाल्या, और 6 से 12 क्या हो जाएगी, उत्तर बाल्याकाल हो जाएगी। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी, और डिटेल से बड़ा आसानी से बिल्कुल खोल के विस्तृत एक्सप्लेन हम सिलेबस के अंदर, थ्योरी के अंदर कर चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा क्या है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्न में से किस प्रकार की शैली है। तो देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर पड़ा है। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने का कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, डीप में जाना चाहते हैं, अर्थ निकाल लिया, अर्थ निकाल कर और ज्यादा डीप में जाकर उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो डीप में जाना चाहते हैं, तो व्यवहारिक शैली नहीं होगा, आवेग से संबंधित शैली नहीं होगा, सतह शैली नहीं होगा, आंसर होगा गहन शैली। डीप का प्रकार है, कैसा प्रकार है, डीप में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं राइट आंसर होगा गहन शैली। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाता है। सिगमंड फ्राइड की मनोलैंगिक सिद्धांत देखा था, और सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार, मनोलैंगिक सिद्धांत या मैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोल सकता हूं। तो सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार 3 वर्ष के बालक को लिंग पहचान का मतलब है मेल या फीमेल, लिंग पहचान हो जाती है। दिए गए विकल्प के अनुसार, दिए गए विकल्पों के अनुसार 2 वर्ष सही उत्तर होगा। ऐसा क्यों, इस बात पे भी चर्चा करते हैं। 4 क्यों नहीं हुआ, देखिएगा सिगमंड फ्राइड का हमने सिद्धांत देखा था, मनोलैंगिक सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। उस सिद्धांत में हमने देखा था 3 वर्ष के बालक को लिंग पहचान हो जाती है, लेकिन 3 वर्ष ऑप्शन में नहीं दिया गया, 2 वर्ष और 4 वर्ष, इन दोनों के बीच के दे दिए 3 वर्ष। अब राइट आंसर तो 3 वर्ष है, लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं, 2 भी दे दिया, 1 साल कम कर दिया, 1 साल ज्यादा। तो सर आपने 4 वर्ष क्यों नहीं लगाया, 2 वर्ष ही क्यों लगाया। तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा साइकोलॉजी को। सिगमंड फ्राइड ने जिस समय थ्योरी दी, सिगमंड फ्राइड भी अपनी जगह थे। आप आज के जमाने में और हमारे जमाने में फर्क देखिए। जब हम पैदा हुए थे तब कैसा कल्चरल था, और आज देखो, आज हमारे बच्चे पैदा हो गए, आज कल्चरल देखो आप कैसा है, कितना अंतर आ गया है। आजकल के कहते हैं ना बच्चे कंप्यूटर ही पैदा हो रहे हैं। हमने तो कभी 10वीं 12वीं क्लास तक फोन भी देखा भी नहीं था, फोन की शक्ल कैसी होती है। 10वीं 12वीं क्लास तक फोन की शक्ल भी नहीं देखी थी। आजकल के बच्चे जन्म लेते बोला फोन में सॉन्ग चलाओ, बताओ। तो थोड़ा सा आजकल के बच्चे पहले की तुलना में जल्दी परिपक्व हो रहे हैं। आजकल के बच्चे पहले की तुलना में थोड़ा सा जल्दी परिपक्व हो रहे हैं।
अर्ली मैच्योरिटी आ रही है। तो इसीलिए सिगमंड फ्राइड ने जिस समय थ्योरी दी उस समय इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 वर्ष पर बल दिया। तो आज के समय में बताओ लेट होगा या जल्दी होगा? इसीलिए हम 4 को प्रेफरेंस ना देकर के प्रेफरेंस किसको देंगे? 2 वर्ष को प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में राइट आंसर क्या होगा? 2 वर्ष। तो ध्यान रखना आगे से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो साइकोलॉजिस्ट ने स्टेज बताई वो ना हो तो उससे अधिक उम्र नहीं, उससे कम उम्र में, आजकल के बच्चों में वो चीजें उससे कम उम्र में पहले ही विकसित हो रही हैं जो पहले कुछ सालों पहले जो लेट विकसित होती थी वो आजकल पहले ही डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए 4 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं ना ही है ऑप्शन में, तो भी राइट आंसर क्या होगा? 2 वर्ष राइट आंसर होगा। एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी? एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है। यहां तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित है आनुवंशिकी द्वारा, वातावरण द्वारा, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, सततता, निरंतरता। ये 2 ऑप्शन तो गलत। अब इन 2 में से हमें एक का चुनाव करना है। सीधी सी बात है, दिए गए विकल्पों में क्या वो आनुवंशिकता से जुड़ा है, हेरिडिटी से जुड़ा है, या वो वातावरण या एनवायरमेंट से जुड़ा है? क्वेश्चन में ही आंसर पड़ा है एक बालक का आहार। एक बालक का आहार यानी खान पान उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित कर रहा है। समझो, एक बालक का खान पान, तो बताइए उस बालक का खान पान, कोई बालक है, कोई बालक पैदा हो चुका, अब उसका खान पान देखेगा कि लंबाई कितनी बढ़ेगी। अंदर पेट में तो हमने देखा नहीं गर्भ में कि यार इसका लंबाई कितनी होगी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, एक बालक का वो कह रहा है कि आप खान पान क्या ले रहे हो भाई? वो कह रहा है मैं तो फास्ट फूड ले रहा हूं। अरे यार फास्ट फूड ले रहे हैं तो आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है, अच्छा खान पान लो, आपकी लंबाई, आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, अच्छा खान पान लोगे। इसका मतलब वो क्या हुआ? आनुवंशिकी नहीं, वो कैसा हुआ? वातावरणीय हुआ, एनवायरमेंट से लिया जाने वाला खान पान हुआ, एनवायरमेंट से लिया जाने वाला आहार हुआ। तो क्वेश्चन में ही आंसर पड़ा था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान से पढ़ना है, कई बार हम नहीं भूल जाते हैं, सीधा यस वाला आंसर दे देते हैं, जो सबसे सही लगता है वो चुन लेते हैं। लेकिन अब की बार सबसे सही वाला नहीं, सबसे गलत विकल्प हमें चुनाव करना है, क्योंकि नहीं का क्वेश्चन है। सृजनशीलता के विकास के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो आइए देखते हैं। बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, पहले ही आंसर मिल चुका है। बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना क्यों? एक सृजनात्मकता विकसित करने के लिए बालक में अध्यापक को बच्चे को मुक्त छोड़ना होगा, बच्चे को प्रजातांत्रिक वातावरण देना होगा। कैसा वातावरण? प्रजातांत्रिक वातावरण देना होगा, खुला हुआ मुक्त वातावरण बच्चे को देना होगा, तो ही वो अपनी एक्टिविटी, अपनी भावनाओं को जाहिर कर पाएगा। लेकिन पहले ही ऑप्शन में कि बच्चे पर प्रतिबंध लगा दो, बच्चे को कोई एक्टिविटी करने ही ना दो, बच्चे को किसी प्रकार की एक्टिविटी करने ना दो। पूछा था शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो ये काम नहीं करना चाहिए कि बच्चों की क्रियाओं पे प्रतिबंध लगाना, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 विकल्प तो सृजनात्मकता विकसित करने वाले दिए जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कौन सा सृजनात्मकता को विकसित नहीं करता? तो 3 तो सृजनात्मकता को विकसित करने वाले मिलेंगे। आओ, बच्चे के विचारों को सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षक को बच्चे के विचारों को सम्मान देना चाहिए, बच्चे की उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए शिक्षक को, यह भी सही बात है। जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए बल्कि संतुष्ट करना चाहिए। बच्चे का अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना चाहिए, तो यह भी सही बात है। यानी कि अपूर्व चिंतन का मतलब है जो पहले कभी बच्चा चिंतन कर ही नहीं पाया, नया कुछ करना चाहता है। पूर्व चिंतन का मतलब है जो पहले से कुछ कर चुका है, पूर्व चिंतन का मतलब है जो पहले कभी किया ही नहीं, अब उस दिशा में चिंतन करवाओ बच्चे से, तो बिल्कुल सही बात है। तभी सृजनात्मकता पैदा होगी, तभी कुछ नया करेगा। जो बच्चे ने पहले कभी नहीं किया उसी का तो नाम सृजनात्मकता है। जो पहले कभी हुआ ही नहीं, जो आज होगा वही सृजनात्मकता है। तो ये तीनों तो होने चाहिए, अध्यापक को इन तीनों तो करने चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। और नहीं करना ही पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए टीचर को, तो बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। तो ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो गया? ए विकल्प राइट आंसर। ये तीनों तो होने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्रोन-फेन-ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। डिटेल से ब्रोन-फेन-ब्रेनर को वीडियो हमने डिटेल से देखी थी और उन्हीं में हमने चर्चा की थी अलग अलग तंत्रों की। उन्हीं तंत्रों में बालक के किस में नियम एवं रीति रिवाज आएंगे, तो मैक्रो तंत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखी डिटेल से उनकी चर्चा करो, उन पे ध्यान से देखिएगा। डिटेल से हमने सारे पॉइंटों पे चर्चा। ब्रोन-फेन-ब्रेनर ने पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत दिया था और उस पारिस्थितिकी तंत्र को इकोलॉजिकल थ्योरी या बायो इकोलॉजिकल थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो उसमें हमने डिटेल से चर्चा की ब्रोन-फेन-ब्रेनर के ऊपर, और वहां आप देख सकते हैं कि ब्रोन-फेन-ब्रेनर ने नियम रीति रिवाज आदि को, नियम है, संस्कृति के मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, इन सब को मैक्रो तंत्र में रखा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। तो देखिएगा कौन सा प्रश्न अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है बात, ये भी ठीक है। आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, ये भी ठीक है। आप अपने ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी ठीक है। आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं, ये भी ठीक है। चारों विकल्प ठीक हैं, कोई गलत नहीं। लेकिन पूछा क्या है, सबसे बेहतर चुनना है। सर्वाधिक सही कौन सा है। सही तो सारे हैं, सही तो सारे हैं। कौन सा प्रश्न विद्यार्थी अपने प्रयोजन पर विवेचना के लिए सर्वाधिक सही कौन सा होगा। तो हमने मूल्यांकन के टॉपिक में पढ़ा था, आजकल सही से मूल्यांकन करना हो किसी को तो उसके लिए नंबर नहीं ग्रेड सिस्टम, ग्रेड प्रणाली पर बल दिया जाता है। एवल्यूएशन के टॉपिक में डिटेल से चर्चा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कि आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। राइट आंसर सही चारों विकल्प हैं, लेकिन इवैल्यूएशन मूल्यांकन सीसीई के तहत, सीसीई के तहत क्या माना जाता है कि आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए, क्या अंक प्राप्त करने के लिए नहीं, अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को सीसीई योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है। 2 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। देखिए ये भी मूल्यांकन से उठा हुआ क्वेश्चन है। तो जिसके 100 में से 47 या मैं कहूं 41 से 50 के बीच आए हैं, उसको किस में रखा जाएगा, C2 में रखा जाएगा। और इसको ग्रेड पॉइंट 5 मिलेंगे। ग्रेड पॉइंट कितने मिलेंगे, 5 पॉइंट। इसको ग्रेड पॉइंट असेसमेंट के नंबर 5 मिलेंगे। तो याद रखना इसका राइट आंसर C2। जिन्होंने, जो मैंने मूल्यांकन इवैल्यूएशन का टॉपिक करवाया था उसमें डिटेल से सारणी बता रखी है, B1 A1 A2 B1 B2, डिटेल से उस सारणी पे, उस टेबल पे ध्यान से एक बार नजर लगाइएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर 100 में से 47 ले, भले वो 42 ले, 41 ले, वो 50 तक, 41 से 50 कितने भी नंबर हासिल करे, C2 ग्रेड में रखा जाएगा और ग्रेड पॉइंट उसके कितने होंगे, 5 यहां जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का एक प्रकार, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नृतक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता क्या कहलाता है। अभी पीछे देख के आए थे हार्वर्ड गार्डनर को, पीछे हार्वर्ड गार्डनर को देखा था और वहां ऑप्शनों में से उठा करके हमने चर्चा की थी। ऑप्शनों में से क्या उठा करके, इन ऑप्शनों को उठाया था जिसमें नर्तक, डांसर आदि आएंगे, वो शारीरिक गतिक बुद्धि में शामिल होंगे। अभी इसी वीडियो के अंदर पिछले क्वेश्चन में हर ऑप्शन के ऊपर चर्चा की थी। उसमें जो ऑप्शन डले हुए थे, तो नर्तक हो, एथलीट हो, सर्जन हो इत्यादि कौन सी बुद्धि में शामिल किए जाएंगे, शारीरिक गतिक बुद्धि या शरीर गति की बुद्धि में शामिल होंगे। तो बात को ध्यान रखना। यहां देखिए चारों, इन चारों ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर हमने चर्चा की स्थानिक बुद्धि, कौन सी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि को ही परीक्षण बुद्धि, परीक्षण बुद्धि, ये जिसमें स्पेशल एबिलिटी होती है गहन जांच करने की योग्यता, गहन जांच करने की योग्यता, करने की
योग्यता बुद्धि के टॉपिक से उठाए गए क्वेश्चन है, तो गहन जांचिए, डिटेल से वहां देख रखा है। संगीत बुद्धि, अब कई बार ये एथलीट नर्तक शब्द देखकर कई संगीत पर लगाएंगे, नहीं। संगीतात्मक बुद्धि किसमें पाई जाएगी? संगीतात्मक बुद्धि कोई गायक है या मैं कहूं सिंगर है, इसके अलावा ड्रम बजाने वाले हैं, ड्रम बजाने वाले या वाद्य यंत्र बजाने वाले, वाद्य यंत्र से संबंधित। कैसे? बुद्धि में हमने चर्चा की थी, देखिएगा, जो कोई गायक है, एक गायक के साथ सुर ताल मिलाने वाले होंगे, ड्रम बजाने वाले और वाद्य यंत्र बजाने वाले, बीन बजाने वाले कोई दूसरे, वो तो गायक के साथ अटैच होंगे, तो उनमें तो कौन सी पाई जाएगी? संगीतात्मक बुद्धि। लेकिन जो नाचने वाला है, नर्तक, वो शरीर का प्रयोग कर रहा है, तो उसमें कौन सी पाई जाएगी? शरीर गतिक बुद्धि, यानी कि चाहे वो कोई भी नाचने वाला कोई डांसर कहें या नर्तक कहें, तैराक कहें, आदि में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाएगी। तार्किक गणितीय बुद्धि, गणित और विज्ञान, गणित विज्ञान के ज्ञाता जो है, उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाएगी। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प ए राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्न में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है। हमने एरिक्सन की थ्योरी को डिटेल से जाना था और एरिक्सन की थ्योरी में हमने एक बात को जाना था, एरिक्सन ने संकट शब्द का प्रयोग किया था अपनी थ्योरी में। एरिक्सन ने माना था, एरिक्सन के अनुसार हमने डिटेल से देखा था, एरिक्सन के अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। इन्हीं खतरों को एरिक्सन ने संकट क्राइसिस की संज्ञा दी थी। तो देखिएगा, एरिक्सन की बात करता हूं। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में मतलब है, यानी कि समाज में बच्चा संकट में घिरा रहता है, वो संकट से कैसे ऊपर पाएगा? यदि वो संकट से उभर पाया तो उसका मनोसामाजिक विकास हो रहा है। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोसोशल थ्योरी एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। डिटेल से इसकी चर्चा की थी। तो जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्न में से कौन सी अवस्था का अनुभव करते हैं? तो पहचान और पहचान के साथ देखिएगा क्या जुड़ा है? संकट। ये अवस्था हमने देखी थी, पहचान बनाम संकट की अवस्था। दूसरा पहचान बनाम उपलब्धि। पहचान तो सबके आगे लगा दिया, देखो पीछे, पहचान बनाम उपलब्धि, पहचान बनाम विलंबन, पहचान बनाम मोचन निषेध। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए। पहचान के साथ संकट शब्द जोड़ दिया। इसी संकट की तो एरिक्सन ने चर्चा की थी, क्वेश्चन में ही आंसर पड़ा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? जो सही नहीं वो हमें चुनना है। अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया सिद्धांत, वुल्फ एवं रीड, पहला ही गलत दिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत है पावलोव द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था?
पावलोव के द्वारा 1904 में प्रतिपादित किया गया था और इसका कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया गया था। किस पर प्रयोग किया गया था? कुत्ते के ऊपर। इसी अनुकूलन अनुबंधन सिद्धांत को हम CR थ्योरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन, पुरातन अनुबंधन आदि नामों से पावलोव की थ्योरी को जाना जाता है। CC थ्योरी के नाम से भी पावलोव की थ्योरी को जाना जाता है। तो पहला ही विकल्प सही दिया गया है। कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? आइए दूसरे तीसरे चेक कर लेते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत, वर्दीमर एवं कोहलर, तो बिल्कुल सही है। वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का आदि अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के सिद्धांत से संबंधित हैं। उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित थॉर्नडाइक, गेट्स व स्टीफन आदि संबंधित हैं। पुनर्बलन के सिद्धांत से हल व स्किनर दोनों संबंधित हैं, क्योंकि हल ने अपने सिद्धांत का नाम पुनर्बलन सिद्धांत रखा था और स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बल दिया था और पुनर्बलन को 4 भागों में भी स्किनर ने विभाजित किया था और डिटेल से पुनर्बलन की स्किनर के टॉपिक में और हल के टॉपिक में हमने चर्चा भी की थी। तो अधिगम के टॉपिक में इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। उन्हीं में से राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प का सही मिलान नहीं दिया गया, बाकी तीनों विकल्पों का सही मिलान दिया गया था, बी, सी और डी का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं? देखते हैं, विकल्प दिए गए हैं। पहला, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल, बिल्कुल ठीक है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो काल है, क्योंकि बाल्या के तो बाद आता है, किशोरा और प्रौढ़ा से पहले आता है, तो दोनों के बीच का काल है। समस्यात्मक अवस्था या समस्याओं की आयु, बिल्कुल सही है। संघर्ष, तनाव, विरोध की आयु, बिल्कुल सही है। और यह कथन किसके द्वारा भी कहा गया था? यह कथन स्टेनले हल के द्वारा भी, या स्टेनले हल या स्टेनली हॉल के द्वारा किया गया था। और स्फूर्ति की अवस्था ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये बाल्यावस्था की पहचान है। बाल्यावस्था या चाइल्डहुड स्टेज। तो वही उसने पूछा कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है, तो ये बाकी तो किशोरावस्था के अन्य नाम या विशेषता है कि दोनों के बीच की अवस्था है, समस्याओं की आयु है, संघर्ष, तनाव, तूफान की आयु है। ये सब तो किशोरावस्था के नाम या उपनाम या विशेषता या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और ये स्फूर्ति की अवस्था किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था या चाइल्डहुड को कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था, इन सब की चर्चा विकास के टॉपिक में हम अलग अलग शैशवावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता, किशोरावस्था की विशेषता डिटेल से अलग अलग इन पर चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। निम्न में से कौन सा कथन समावेश शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? हमने समावेशी शिक्षा का टॉपिक देखा था और समावेशी शिक्षा में समझा था समावेश क्या है। समावेश का मतलब है सभी को एक समान करना, सभी को एक जगह रखना। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या था? सभी को एक छत के नीचे दी जाने वाली शिक्षा, सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना, सभी बच्चों की कैटेगरियों को अलग ना करके इकट्ठा करना, सभी वर्गीकृत कैटेगरियों को एक साथ इकट्ठा करना, कैटेगरियों में न्याय बांटना, ये सब समावेशी की बातें थी। और उसमें देखते हैं समावेशी शिक्षा से या समावेश शब्द से विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना, तो ये तो विशिष्ट शिक्षा की विशेषता है। ये तो किसकी है? विशिष्ट शिक्षा। हमने देखा था एक विशिष्ट शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा। जिन्होंने वो टॉपिक समावेशी शिक्षा नहीं देखा है, इनक्लूसिव एजुकेशन नहीं देखा, तो ध्यान से देखिए। तो पहला तो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरा विकल्प दिया गया है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना, ये समेकित शिक्षा की पहचान है। ये ऊपर वाला भी विशिष्ट शिक्षा की ही पहचान है। ये समेकित शिक्षा का विकल्प दिया गया है, समेकित शिक्षा। चौथा देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा की विशेषता है।
ये किसकी है? समावेशी शिक्षा की विशेषता है। देखिए तीसरे और चौथे विकल्प में फर्क है, कई बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। इसमें तो है बालकों को, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य के साथ अधिकतम समय रखना, इसमें है पूरे समय रखना। तो समावेशी तो हर समय, पूरे समय के लिए उनको एक साथ रखती है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। कौन सा? विकल्प डी, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो समावेशी शिक्षा के टॉपिक को अवश्य देखें, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। एएमडी यानी कि एएमडी तथा एपीए, देखिएगा यहां मैं ऐसे बोल सकता हूं एएमडी, सॉरी, इसको मैं डबल एएमडी बोल सकता हूं, डबल एएमडी। अमेरिकन फुल फॉर्म है इसकी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसीज। तो अमेरिकन संस्था क्या कहती है? अमेरिकन संस्था की बात करें तो ये मानसिक मंदता युक्त बालकों का वर्गीकरण करती है, मंद बुद्धि बालकों को अलग अलग श्रेणी में रखती है, और मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि प्रास या बुद्धि लब्धि या प्रास कहे, आईक्यू कहें, क्या होता है? बुद्धि लब्धि या आईक्यू पूछ सकता है कि उसका क्या माना गया है? तो 20 से 34 माना गया। क्या माना गया? 20 से 34। मानसिक मंदता युक्त, तो मानसिक मंदता युक्त बालकों का आईक्यू क्या माना गया था इस संस्था के द्वारा, अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा? 20 से 34, और दिए गए विकल्प के अनुसार 20 से 35। ऑप्शन सी सही रहेगा दिए गए विकल्प के अनुसार, क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं कि 20 से 34 भी मिलेगा, 20 से 35 नहीं। भले ही आप मोटा मोटी याद रखिए, कई बार हो सकता है ऑप्शन में 20 से 30 दे दे, 35 दे ही ना, कई बार 20 से 40 के बीच दे दे तो भी वो आंसर होगा। घबराना नहीं है, ऐसे ऑप्शन नहीं देगा क्लोज, दूर दूर के ऑप्शन देगा। तो 20 से 35 को मानसिक मंदता की श्रेणी में रखा गया था। आप वो श्रेणी बुद्धि के टॉपिक में जाकर देख सकते हैं, हमने डिटेल से उसकी चर्चा कर रखी है जो वहां पे बताई गई है। तो हमने देखा टेट 2019 टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी में आए हुए कुछ क्वेश्चन। इससे आगे बढ़ेंगे और लेकर आएंगे अगली ही श्रेणी में क्लास 2 आपके लिए, फिर उसमें देखेंगे 2019 के बचे हुए क्वेश्चन। अभी के लिए इजाजत दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।